Hello everyone, I welcome you all to RS Educators। तो रिसेंटली यूके पीएससी यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने 776 पोस्ट जो हैं आउट की हैं, यानी कि 776 वैकेंसीज जो हैं निकाली हैं। किस डेजिग्नेशन के लिए? जूनियर इंजीनियर के लिए। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो है आपका वो आपका सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये वीडियो भी कंप्लीट जो है सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जिसमें हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है, क्या आपका सिलेबस रहेगा, कितने नंबर ऑफ पेपर्स आपके होंगे, नॉन टेक्निकल में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, टेक्निकल के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमने यहाँ पे डिटेल एनालिसिस की हुई है जो आपका पेपर हुआ था 2013 में यूकेपीएससी जेई का। तो किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का उस टाइम पे पूछा गया था, उसके बेसिस पे हम कुछ मेजर सब्जेक्ट और कुछ माइनर सब्जेक्ट्स आपको बताएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए वो भी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। My name is राकेश वर्मा। I have done my MTech from NIT सिलचर। मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। 5 ईयर का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है और 3 टाइम्स में गेट क्वालिफाइड हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि यूकेपीएससी ने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जो है आपका सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए रखी हुई है, जो कि है आपका 667। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, तो काफ़ी टाइम से जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जूनियर इंजीनियर बनने की। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 18 से 21 के बीच में जिनकी एज है वो 201 सीट के लिए एलिजिबल है, और जिनकी एज 21 या उससे ज़्यादा है वो आपकी ये सारी की सारी सीट को फिल कर सकते हैं। अब आपके डोमिसाइल की अगर मैं बात करूं, यानी आप कहाँ के निवासी होने चाहिए, आप उत्तराखंड के निवासी होने चाहिए। बट इसमें एक क्राइटेरिया रखा है उन्होंने कि अगर आपका डोमिसाइल उत्तराखंड का है और आपने अपनी एजुकेशन यानी स्कूलिंग और डिप्लोमा उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश से किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन अगर आपका डोमिसाइल उत्तराखंड का है और आपने अपनी एजुकेशन यानी कि अपना डिप्लोमा और स्कूलिंग किसी और स्टेट से की है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को छोड़ के किसी और स्टेट से आपने अपना एजुकेशन किया है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। और आपका जो अदर स्टेट है वहाँ के स्टूडेंट भी जो है इस वैकेंसी को फिल नहीं कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली उत्तराखंड के लिए ही होने वाली है। तो यूकेपीएससी जेई में आपके टोटल नंबर ऑफ पेपर्स जो होने वाले हैं वो होंगे 4, जिसमें से 2 होंगे नॉन टेक्निकल के और 2 होंगे टेक्निकल के। नॉन टेक्निकल में इन्होंने हिंदी और इंग्लिश को रखा है। तो हिंदी जो पूछी जाएगी आपको पेपर 1 में पूछी जाएगी, और अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो वो आपको पेपर 2 में पूछा जाएगा। अब यहाँ पे टेक्निकल में भी आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड है पेपर 1 में और कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड है पेपर 2 में, ये हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि नॉन टेक्निकल में 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें से पेपर 1 में हिंदी पूछी जाएगी, और ये पेपर यानी ये एग्जाम आपका 2 आवर्स का होने वाला है। सिमिलरली इंग्लिश का एग्जाम भी आपका 2 आवर्स का ही होगा। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पे हिंदी में आपको 100 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, और ईच क्वेश्चन कैरी करता है 1 मार्क्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो गए आपके 100। सिमिलरली इंग्लिश में भी आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 ही रहेंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, और यहाँ पे ये टोटल हो जाता है 100 मार्क्स। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो नॉन टेक्निकल आपका जो पूछा जाएगा वो 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। यूकेपीएससी ने अपना सिलेबस डिटेल तरीके से अपने नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया हुआ है। तो पेपर 1 जैसा मैंने बताया था वो होगा आपका हिंदी का, 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, और टोटल नंबर ऑफ आवर्स 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल तरीके से बता रखा है
कि वो किस पोर्शन से कितना पूछेंगे, यानी किस सेक्शन से कितना पूछेंगे। तो फॉर एग्जांपल वर्ण संरचना से ये पूछेंगे 10 मार्क्स का, वर्तनी शोधन से पूछेंगे 10 मार्क्स का, शब्द रचना से पूछेंगे 20 मार्क्स का, जिसमें संधि और समास काफी इंपॉर्टेंट है, शब्द भेद से पूछेंगे 20 मार्क्स का। ऐसे ही इन्होंने डिटेल तरीके से हर सेक्शन को स्पेसिफाई किया हुआ है और इनमें से कितने कितने मार्क्स का ये पूछेंगे ये इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है। तो आप इसको जाके नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो। तो अगर मैं बात करूं कि आपको हिंदी कहाँ से पढ़नी चाहिए, तो इसके लिए मैं रेफर करूंगा लूसेंट्स की हिंदी की एक बुक है जिसका टाइटल है संपूर्ण हिंदी व्याकरण और रचना। वो आप रेफर कर सकते हो, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, आप वहां पे जाके इसको बाय कर सकते हो। अब पेपर 2 जो आपका होगा वो होगा इंग्लिश का। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100, और यहाँ पे टाइम भी आपका 2 आवर्स का रहेगा, सेम हिंदी की तरह। और यहाँ पे भी इन्होंने डिटेल तरीके से बता रखा है कि किस सेक्शन से कितना पूछेंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन है जैसे, तो इसमें से आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, एक पैराग्राफ रहेगा, उस पैराग्राफ के बीच में से वो कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे और उसका आंसर आपको करना होगा। यूज ऑफ आर्टिकल 5 मार्क्स का, यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन 5 मार्क्स का। सिमिलरली यहाँ पे हर एक सेक्शन इन्होंने बता रखा है कि किस सेक्शन से ये कितना कितना पूछेंगे, और यहाँ पे मार्क्स भी स्पेसिफाइड है। तो ये आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हो और इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इंग्लिश के लिए जो मैं बुक रेफर करूंगा वो आपका एनसीईआरटी की जो बुक रहेंगी 6 से लेके 10th स्टैंडर्ड तक की जो बुक है इंग्लिश ग्रामर की, मैं उनको रेफर करूंगा। काफी बेसिक से दिया रहता है और इसमें क्वेश्चन भी काफी बेसिक्स पूछे गए हैं। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो 6 से लेके 10 तक की इंग्लिश ग्रामर की बुक को पढ़ो और आप अच्छे मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हो। अब आते हैं आपके टेक्निकल पोर्शन में। तो नॉन टेक की तरह सिमिलरली यहाँ पे भी आपके 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो सब्जेक्ट इन्होंने रखे हुए हैं वो है आपके सर्वे, सॉइल मैकेनिक्स, स्टील स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। इसमें आपका वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर दोनों ही इंक्लूडेड है, आरसीसी यानी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, आपका बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, एंड लास्ट सब्जेक्ट जो है इसमें वो है कॉस्ट एंड एस्टिमेशन। तो इतने सब्जेक्ट आपके सिर्फ पेपर 1 में पूछे जाएंगे। पेपर 2 में आपके जो सब्जेक्ट इन्होंने रखे हैं वो है इरिगेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, ओपन चैनल और हाइड्रोलॉजी। तो यहाँ पे आपके सिर्फ 4 सब्जेक्ट हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस बताएंगे आपको कि कितने मार्क्स का किस सब्जेक्ट से पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 1 से। सर्वेइंग में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आए थे 2013 में वो आपके 38 क्वेश्चन थे और ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है यहाँ पे। तो ये हो जाता है आपका 76 मार्क्स। सॉइल मैकेनिक्स से आपका 39 क्वेश्चन थे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो ये हो जाता है 78 मार्क्स। स्टील स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 23 क्वेश्चन थे, तो ये पूछा गया है आपका 46 मार्क्स का। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी सोम में आपके 22 क्वेश्चन थे, तो ये हो जाता है आपका 44 मार्क्स का। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जिसमें आपका वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर दोनों ही इंक्लूडेड है, यहाँ पे आपका 16 मार्क्स का पूछा गया था, यानी ये हो जाता है आपका 32 मार्क्स। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी से आपका 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये पूछा गया था आपका 50 मार्क्स का। बीएमसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल जो है आपका 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पे ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो ये 18 मार्क्स का पूछा गया था। स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपके 2 ही क्वेश्चन थे, मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 4 मार्क्स का स्ट्रक्चरल एनालिसिस पूछा गया था। कॉस्ट एंड एस्टिमेशन की अगर मैं बात करूं तो ये इसमें आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यानी कि ये आपका 12 मार्क्स का पूछा गया था। तो अगर मैं टोटल क्वेश्चन बोलूं तो 180 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, तो टोटल मार्क्स जो आएगा आपका पेपर 1 में वो 360 का आने वाला है। सिमिलरली अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो यहाँ पे इरिगेशन में सारे जितने भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपका इरिगेशन है,
और इरिगेशन से जो है 96 मार्क्स का पूछा गया था 2013 के एग्जामिनेशन में, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 192 मार्क्स हो जाता है, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं। तो आप अगर इरिगेशन अच्छे से करते हो तो आप मैक्सिमम नंबर जो है स्कोर कर सकते हो। फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 54 क्वेश्चन थे, तो ये हो जाता है आपका 108 मार्क्स का। ओपन चैनल में सिर्फ 9 क्वेश्चन थे, तो ये हो जाता है आपका 18 मार्क्स का। और हाइड्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन थे, तो ये हो जाता है आपका 42 मार्क्स का। तो सिमिलरली पेपर 1 की तरह यहाँ पे भी आपके टोटल 180 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी 360 का ये पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों को ऐड करूं 360 तो 720 मार्क्स का आपका टेक्निकल पूछा जाएगा। और ईच पेपर यानी पेपर 1 के लिए जो आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स, सिमिलरली पेपर 2 के लिए भी आपको मिलेगा 3 आवर्स। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ मेजर सब्जेक्ट आपको इसमें मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। इरिगेशन आपका मेजर सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट इरिगेशन ही है, क्योंकि यहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन आपका थ्योरेटिकल है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप और आपका सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट इसमें थ्योरेटिकल है। तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने पेपर देखा तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ सिलेबस को कवर करने का सोचा है। इसमें पेपर में क्वेश्चन का लेवल इतना ज़्यादा नहीं था, सिर्फ इन्होंने एंटायर सिलेबस कवर किया है। तो हर जगह से क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर जगह, मतलब जितने टॉपिक आप इरिगेशन में सोच सकते हो वहाँ पे हर जगह से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर उसके बाद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करूं तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी है। यहाँ पे 54 क्वेश्चन है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी, इसमें मैंने ओपन चैनल को इंक्लूड नहीं किया है, ओपन चैनल को मैंने अलग रखा हुआ है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी है, जहाँ पे आपका 108 मार्क्स का पूछा गया। तो पेपर 2 एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आप क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ऑब्टेन कर सकते हो। अगर पेपर 1 में मैं बात करूं तो पेपर 1 में आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स है, जिससे सबसे ज्यादा पूछा गया है सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। और सॉइल मैकेनिक्स में भी जो क्वेश्चंस थे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे। यहाँ पे भी इन्होंने सिलेबस को कवर करने पे ज्यादा ध्यान दिया है। हर यूनिट से जो है आपके क्वेश्चंस इन्होंने डाले हैं, तो आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही वास्ट सिलेबस है यूकेपीएससी का जो इन्होंने दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन भी हर जगह से पूछते हैं। सिमिलरली अगर मैं दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बात करूं पेपर 1 में तो वो है आपका सर्वेइंग। यहाँ पे आपका 76 मार्क्स का पूछा गया है। फिर अगर मैं बात करूं तो आपका आरसीसी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका स्टील स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, फिर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो है आपके मेजर सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इनको पहले करते हो तो आप मैक्सिमम 720 में से 500 मार्क्स तो यहीं पे जो है तैयार कर चुके हो अपना। और अगर यहाँ पे आप 450 भी स्कोर करते हो तो एक बहुत अच्छा स्कोर रहेगा, जिससे आप आगे जो है आसानी से क्लियर कर पाओगे एग्जाम को। तो बाकी माइनस सब्जेक्ट है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। हाइड्रोलॉजी भी ठीक ठाक पूछा गया है, हाइड्रोलॉजी आप कवर अप कर सकते हो। आपका इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन अच्छे हैं, तो छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है, आपने पढ़ना सब कुछ है। इसमें आगे हम सिलेबस के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो टेक्निकल एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स जो है आसानी से स्कोर कर सकते हो, बस आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बस ये है। तो मैं पेपर 1 के सिलेबस की बात करूं तो इन्होंने हर एक टॉपिक को स्पेसिफाई किया हुआ है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आपका हर एक टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप छोड़ सकते हो। आपका पहला यूनिट स्ट्रेस स्ट्रेन कंप्लीट आएगा। इवन इसमें कुछ मैकेनिक्स के भी जो टॉपिक्स हैं, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम, वर्चुअल वर्क, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सारा आपका मैकेनिक्स के अंदर होता है। इफेक्ट ऑफ फोर्सेज, टेंशन एंड कंप्रेशन क्या होता है, ये सब आपका मैकेनिक्स का पार्ट है, जिसको इन्होंने इसके अंदर ही इंक्लूड किया हुआ है। तो जितने भी आपके टॉपिक हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, वो चाहे टॉर्जन हो, बेंडिंग हो,
स्ट्रेस स्ट्रेन हो, आपका थ्योरी ऑफ कॉलम हो, आपका डिफ्लेक्शन हो, हर जगह से इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे आपका डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर यानी आरसीसी दिया हुआ है। आरसीसी भी इन्होंने इंटायरली जितना पूछ सकते हैं हर एक जगह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और सिमिलरली इन्होंने अपने सिलेबस में भी कुछ इसी तरीके से दिया हुआ है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो है स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपका टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर इन स्टील, डिजाइन ऑफ स्टील बीम, डिजाइन ऑफ सिंपल कॉलम बेसिस, आपका डिजाइन ऑफ सिंपल ट्रसेस एंड पर्लिन्स, डिजाइन ऑफ मेसनरी रिटेनिंग वॉल्स, डिजाइन ऑफ मेसनरी वॉल फाउंडेशन। यहाँ पे इन्होंने रिबिट का कोई मेंशन नहीं किया है, ना ही वेल्ड का किया हुआ है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 to 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे हैं। तो रिबिट और वेल्ड आपने छोड़ना नहीं है, आपने सब चीजें यहाँ पे कवर करके जानी है। अब बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कोटिंग है, ये कॉस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैं बता चुका हूँ कितने मार्क्स का आपका पूछा गया है। तो इसमें भी आपका सारा का सारा सिलेबस जो है डिटेल तरीके से दिया हुआ है कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का वो पूछेंगे और उन्होंने सिलेबस कितना कवर करना है, तो इन्होंने अपने सिलेबस में इसे डिटेल तरीके से मेंशन। पेपर 1 में अगर मैं सेक्शन बी की तरफ जाऊं तो यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स है एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पेपर 1 में आए हुए हैं वो यहीं से आए हुए हैं, और इसमें इन्होंने हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है। ज्यादा क्वेश्चन आपको कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, जो आपका फंडामेंटल टर्म्स एंड देयर रिलेशनशिप है, जो आप प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में पढ़ते हो, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल, यहाँ से काफी क्वेश्चंस इन्होंने डाले हैं, और फाउंडेशन से भी काफी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सर्वेइंग भी इन्होंने इंटायरली जितना भी आपका सिलेबस रहता है सर्वेइंग का, वो सारा कवर किया हुआ है, और क्वेश्चन भी इन्होंने मैक्सिमम जो है आपका जो कंपास सर्वे है, आपका ट्रेवर्सिंग है, आपका लेवलिंग है, लेवलिंग से काफी क्वेश्चन थे, चेन सर्वेइंग से काफी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लेवलिंग, ये लेवलिंग आपका यहाँ पर है, और लेवलिंग कितने टाइप की होती है वो सब, आपका प्लेन टेबल सर्वे, हर जगह से इन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो सर्वेइंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो 38 क्वेश्चंस थे सर्वेइंग से। अब बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इसमें इन्होंने सिलेबस जो है थोड़ा कम दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने पूछा सब कुछ है। सीमेंट से भी क्वेश्चन है आपके बिल्डिंग स्टोन से, टिम्बर से, कंक्रीट से, जो आप सीटी जिसे बोलते हो, लाइम इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का जो आपका सिलेबस है वो ये रहने वाला है। तो पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो मैंने इसमें बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका इरिगेशन, और इरिगेशन में इन्होंने हर एक टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जब मैं पेपर देख रहा था तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके वो डिजाइन ऑफ कैनाल से थे, ठीक है। डिजाइन ऑफ कैनाल से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन थे, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। साथ के साथ आपका वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका एफिशिएंसीज, जो ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है, कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस थे। अगर मैं बात करूं आगे तो आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क से भी क्वेश्चन थे, ठीक है। और आपका एक टॉपिक है इरिगेशन रेवेन्यू सिस्टम, तो पहला ही क्वेश्चन इरिगेशन का जो है उसी से पूछा गया था। और ये टॉपिक अगर आपको देखना है तो ये आपको एस के गर्ग में मिल जाएगा। तो यहाँ पे लगभग आपकी टोटल यूनिट्स अगर मैं बोलूँ बुक के अकॉर्डिंग, तो वो आपकी 14-15 यूनिट्स हैं जो इन्होंने इंटायरली कवर की हुई हैं। इन्होंने उस टाइम पे क्वेश्चन के लेवल पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन इन्होंने हर सेक्शन से जो है क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सेम आपका हाइड्रोलॉजी के लिए भी है, तो हाइड्रोलॉजी से भी इन्होंने हर एक चीज से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपका चाहे रन ऑफ हो, चाहे प्रेसिपिटेशन हो, रेन गॉज हो, या फिर आपका क्या बोलते हैं फ्लड रूटिंग है, आपका हाइड्रोग्राफ है, हर जगह से क्वेश्चन पूछा हुआ। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि इन्होंने इरिगेशन के हर टॉपिक को कवर किया हुआ है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा क्रॉस ड्रेनेज वर्क दिख रहा है, कैनाल रेगुलेटरी वर्क दिख रहा है, डाइवर्जन वर्क भी है, और आपका डैम, दोनों से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अर्दन डैम से भी पूछे गए हैं और ग्रेविटी डैम से भी पूछे गए हैं। तो और वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन्होंने कंप्लीट सिलेबस जो है कवर किया हुआ है। अगर मैं फ्लूइड की बात करूं तो फ्लूइड में आपका
प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, बुओयेंसी, आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, आपका टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप, जो भी है, जितने भी टॉपिक आपके हैं सारे के सारे इन्होंने कवर किए हुए हैं। साथ के साथ अगर मैं बात करूं मशीनरी की, तो जेट और टरबाइन से भी क्वेश्चन है, तो आपको कंप्लीट सिलेबस जो है कवर करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं ओपन चैनल की, तो ओपन चैनल में यूनिफॉर्म फ्लो, हाइड्रोलिक जंप, आपका ग्रेजुअल वेरिड फ्लो, रैपिड वेरिड फ्लो, इन्होंने हर एक जगह से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये है आपका कंप्लीट डिटेल सिलेबस। और जो हमने एनालिसिस पीछे देखी कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का पूछा गया है, और वहां पे मैंने सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग आपको बताया भी है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा तो आपको इरिगेशन स्टार्ट करना चाहिए। इरिगेशन सिंपल सब्जेक्ट है, काफी जल्दी हो सकता है और आप इसको आसानी से कर सकते हो। उसके बाद जो है फ्लूइड भी आप स्टार्ट कर सकते हो साथ के साथ। और अगर मैं पेपर 1 से बात करूं तो सर्वे, सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी, ये आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो पहले आप उन सब्जेक्ट को स्टार्ट करो जिनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट सारा ही है, लेकिन अगर टाइम कम है, सपोज पेपर जल्दी हो जाता है, तो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर होने चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सको। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे रिसेंटली पीछे आपको बताया था कि टेक्निकल जो है 720 मार्क्स का रहेगा, 200 मार्क्स का नॉन टेक्निकल रहेगा। 2 पेपर इसके हैं टेक्निकल के, सेम 2 पेपर आपके नॉन टेक्निकल के हैं। तो जो रिटर्न हो गया टोटल, वो हो गया आपका 920 मार्क्स का। तो जब आप ये क्लियर कर लोगे, यहाँ पे अगर आप क्लियर कर लोगे रिटर्न एग्जामिनेशन, तब आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और इंटरव्यू रहेगा आपका 100 मार्क्स का। तब जाके आप क्या बनोगे, जूनियर इंजीनियर बनोगे। तो ये जो टोटल मार्क्स होने वाला है आपका यूकेपीएससी जेई का, वो होगा 1020। यानी कि एक डिटेल सब्जेक्ट के साथ साथ प्रोसेस भी इन्होंने इस तरीके से रखा हुआ है कि आपको मेंटली बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर रहना होगा कि मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, और साथ के साथ अगर इंटरव्यू के लिए भी अगर आपको कुछ प्रिपरेशन करनी है, तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे जो इंटरव्यू गाइडेंस के लिए बताते हैं, सिंपल अपना इंट्रोडक्शन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आप इंट्रोड्यूस कर सको खुद को, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी टेक्निकल नॉलेज जो बंदा आपका प्री निकालेगा, यानी सिंपल अगर प्री ही बोलेंगे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो क्लियर करेगा, नॉलेज का तो वहीं पे पता चल जाता है कि भाई उसे नॉलेज है। तो टेक्निकल में जो क्वेश्चन पूछेंगे, आप सारे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं कर पाओगे, 50% क्वेश्चन के आंसर्स भी करोगे तो भी वो सफिशियंट है, आपको मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो ये है आपका डिटेल एनालिसिस किसका, आपका यूकेपीएससी जेई का। अब मैं यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करूँ, तो आपके 40% क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं। जो आपने अगर कोई कोचिंग कर रहा होगा, तो डेफिनेटली अगर वो क्लास में रेगुलर जा रहा है, तो ये इन क्वेश्चंस को आसानी से कर लेगा। बाकी 40% क्वेश्चन आपके मॉडरेट थे, जहाँ पे जिन सेक्शन को हम सोच भी नहीं सकते वहां से भी क्वेश्चंस पूछे हुए थे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपका मॉड्यूल होता है एक, जो इरिगेशन में होता है, और वो आपका लगता है वाटर कोर्स और डिस्ट्रीब्यूटरी के बीच में। तो वहां पे उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने का एक क्राइटेरिया होता है फ्लेक्सिबिलिटी। वो वहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि आईएएस के सिलेबस के अंदर आता है। तो इन्होंने एंटायर सिलेबस जो है कवर किया हुआ है, तो आपको हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी। और अगर मैं हार्ड क्वेश्चन की बात करूं, तो जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका कि कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो मैंने यहाँ पे हार्ड वाले पोर्शन में रखे हुए हैं। ये सिर्फ आपके 20% है। तो इस तरीके से मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से कितना पूछा जाएगा, हर एक चीज हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आता है प्लानिंग फॉर प्रिपरेशन। क्या प्लानिंग आपकी रहनी चाहिए? तो जो ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हैं या जो सेल्फ स्टडी से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये पॉइंट नहीं है। जो मतलब प्रिपरेशन जिनकी फिनिश हो चुकी है उनके लिए नहीं है, उनके लिए सिर्फ इतना ही है। उनके लिए सिर्फ 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ क्वेश्चन करो और कुछ मत करो। रिवीजन में भी ज़्यादा टाइम मत करो, क्योंकि आप 2-3 बार तो रिवीजन कर चुके ही होंगे। तो आपको सीधा स्ट्रेट अवे जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और यही डिफरेंस
क्रिएट करेगा आपके बीच में और बाकी स्टूडेंट के बीच में। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट टाइम जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और पहला पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा बेस्ट सोर्स आपने चूज करना है फॉर स्टडी मटेरियल। तो वो कोई कुछ भी हो सकता है, कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वहां से जो है अपना तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको नेक्स्ट जो है आपको प्लान बनाना होगा। कैसा प्लान? कि भाई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में किस तरीके से प्रिपेयर करूंगा। सबसे ज्यादा इरिगेशन से आ रखा है तो इरिगेशन में सबसे पहले पढ़ूंगा, फिर एफएम पढ़ूंगा, फिर आपका सॉइल पढ़ूंगा, फिर सर्वे पढ़ूंगा। और क्या मैं 2 सब्जेक्ट पैरेलली चला सकता हूं? तो जो आपके स्टडी आवर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज आपको करना पड़ेगा। और नॉन टेक्निकल को मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स आपको देने ही है, जो मेरे अकॉर्डिंग 1 आवर है। आप हिंदी और इंग्लिश को डेफिनेटली दो, ठीक है। तो ये प्लान जो भी आप बनाओगे उसको आपने स्ट्रेट अवे इम्प्लीमेंट करना है। जैसे प्लान आज ही बनाया तो उसको आज से ही इम्प्लीमेंट करो। उसके बाद जो भी आपने सोर्स चूज किया है वहां से आप प्रॉपर नोट मेकिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आप सिर्फ देखोगे, बाद में फिर आपको सोर्स को सर्च करना पड़ेगा, फिर से उसे देखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि नोट्स बना के रखो और बाद में सिर्फ रिवीजन करो। और यहाँ पे 4th पॉइंट है डू रिवीजन ऑन टाइम, यानी आप जो है टाइम पे रिवीजन करो। हर सब्जेक्ट के बीच में 1 वीक से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए रिवीजन का। अगर आप कुछ चीज़ें ज़्यादा भूल जाते हो तो उनको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करके रखो। जिन चीज़ों को भूल जाते हो सिर्फ उनको शॉर्ट नोट्स में रखना है। जो आपको याद रहते हैं उनको शॉर्ट नोट्स के अंदर बिल्कुल भी इंक्लूड मत करना, वरना शॉर्ट नोट्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स किसी भी सब्जेक्ट का मैक्सिमम 10 to 15 पेजेस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो सबके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बताऊं कि 2013 में जो क्वेश्चंस आए थे वो आपके 3 बुक से मैक्सिमम थे। एक तो है आपका गुप्ता एंड गुप्ता, मैं इसको जरूर रेफर करूंगा कि आप इस बुक को पूरा करो। आपका यूथ कंपटीशन है, ठीक है, और आपका खुरमी है। तो ये 3 बुक हैं, इन 3 बुक से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। आप इन 3 बुक को जो है डिटेल तरीके से पहले अपने सब्जेक्ट रिवाइज करो, फिर यहाँ पे क्वेश्चन लगाओ। तो जो जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करेगा उसके निकलने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। और ये आप कैसे कर सकते हो? सेट कर लो अपने गोल कि मुझे एक दिन में 100 क्वेश्चन करने तो करने ही हैं, ठीक है। तो जब तक आपका टाइम एग्जाम का पास आएगा तब तक आप लगभग 10,000 क्वेश्चन कर चुके होंगे, और ये बहुत अच्छा अमाउंट है। 10,000 क्वेश्चन पढ़े हुए में से मैं कम से कम बोल रहा हूँ तो 100 क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्लानिंग है, किसके लिए? प्रिपरेशन के लिए। तो आपको हमारा वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसपे हम इसी तरीके की वीडियो आगे भी आपके लिए बनाते रहेंगे। साथ के साथ आप यहाँ पे बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, तो जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।